नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के इस कार्यक्रम में हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, किस तरह पार्टियों ने सीटों का बंटवारा किया है और आने वाले समय में बिहार का भविष्य क्या होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की उस राजनीति पर भी आज हम चर्चा करेंगे जो राजनीति हाथरस कांड में देखने को मिली। हम बात करेंगे कृषि सुधार अधिनियमों के खिलाफ किस तरह से आंदोलन हो रहा है और किस तरह विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की साजिश कर रही हैं। वहीं आज 74 साल के उस नेता के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिनका निधन 8 अक्टूबर को हो गया और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे। इस कार्यक्रम के अंत में हम भाजपा के सांसद गौतम गंभीर के उन कार्यों का विश्लेषण करेंगे जिनके लिए आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम की पहली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है और सभी गठबंधन अपनी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। इसी क्रम में एनडीए ने अपने सभी सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी तथा हम के बीच सीटों का बंटवारा कर दिया है। खबरों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 121 तथा जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी 121 सीटों में से 11 सीटें विकासशील इंसान पार्टी को देनी होंगी, वहीं जेडीयू को अपनी 122 में से 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देनी होंगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 144 और कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। आरजेडी को अपने 144 में से कुछ सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को भी देनी होंगी। वहीं यह खबर भी आ रही है कि रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ध्वज तले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले दम पर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चिराग पासवान ने अपने पार्टी के कई प्रत्याशियों को जेडीयू, हम तथा वीआईपी के सामने तो उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने अभी तक लोजपा ने अपना कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद निश्चित रूप से सहानुभूति के साथ लोजपा को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, लेकिन अब देखना यह है कि लोजपा को कितनी सीटों का फायदा होगा। वहीं इस बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह तथा रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की कमी खलेगी। अब से कुछ समय पहले भाजपा और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा था कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बिहार की 3/4 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। तो देखना यह होगा कि अब बिहार की गद्दी पर कौन काबिज होगा और बिहार के युवा नेता बिहार की राजनीति को कहां ले जा सकेंगे। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम की अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चल रहे घटनाक्रम से आप सभी परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दुष्कर्म का मामला सामने आता है। परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए हमारे साथ ये घटना हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में नए राज खुलकर सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश वासियों ने और खासकर गांव के लोगों ने भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि इन सभी लोगों ने गांव के और प्रदेश के सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि जिन लोगों को उत्तर प्रदेश का विकास रास नहीं आ रहा है, वे उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने शर्म की बात है, गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था तो दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान का वो नजारा नहीं दिखाई देता जिसमें एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश हुई है, इस बात की पुष्टि तब हुई जब आगरा के पास से 4 उग्रवादियों को पकड़ा गया और उनके पास से कुछ ऐसा सामान बरामद हुआ, कुछ ऐसे साहित्य बरामद हुए
जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में अलगाव पैदा किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जिन आरोपियों को पकड़ा गया है इस पूरे कांड में, उनके परिवार वालों का कहना है कि हमारे बच्चों को बेफिजूल फंसाया जा रहा है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। हमारा पीड़िता के परिवार से एक पुराना विवाद था, जिसके चलते उन्होंने हमारे परिवार के बच्चों को जेल में बंद करवा दिया है। इस पूरे मामले में आरोपियों के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं सीबीआई जांच कराने की मांग से मुकर रहा है। आरोपियों का कहना है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमें केवल फंसाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मुख्य आरोपी संदीप ने एक एसपी को पत्र लिखकर कहा था कि मेरी पीड़िता से गहरी दोस्ती थी और पीड़िता के परिवार को यह मंजूर नहीं था। उस दिन पीड़िता को उसकी मां और उसके भाई ने पीटा था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इस पत्र के बाद ये पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब ये मामला अदालत में भी जा पहुंचा है और अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि आपने पीड़िता के शव को रात में क्यों जलाया। तब उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब था कि यदि हम पीड़िता के शव को रात में नहीं जलाते तो उत्तर प्रदेश जातीय हिंसा की आग में जा बैठता, यानी कि उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाई जा सकती थी। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है, कौन गुनहगार हैं और किसने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है, उन्हें तो बाद में सजा मिलेगी, लेकिन पहले उन लोगों के चेहरे भी सामने आने चाहिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की थी। आइए चलते हैं कार्यक्रम की अगली खबर की ओर। देश में लगातार कृषि सुधार अधिनियमों का विरोध हो रहा है और अब कुछ विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर उतरकर कृषि सुधार अधिनियमों का विरोध कर रही हैं। कहीं कहीं ये विरोध प्रदर्शन भारत की कानून व्यवस्था को चुनौती भी दे रहे हैं, जैसा कि नजारा कुछ समय पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर भी देखा गया था। राहुल गांधी ने भारत की सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि भारत की सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों को बर्बाद करना चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही रवैये के कारण किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि पहले आपको नोटबंदी के तले दबाया गया, फिर आप पर जीएसटी का बोझ डाला गया, फिर कोरोना संक्रमण में आपको एक भी रुपया नहीं दिया गया और अब भी लगातार केंद्र सरकार का आप पर आक्रमण जारी है। आपके पैरों पर लगातार कुल्हाड़ी मारी जा रही है। हमें इसका विरोध करना होगा और हम इस विरोध में आपके साथ हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि राहुल गांधी आज भारत की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तब इन्हीं अधिनियमों के साथ खड़े थे और आज किसानों को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सोनिया गांधी ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को खुश करने के लिए इन तीनों अधिनियमों को लेकर आए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत के किसानों की दुर्दशा यदि आज के युग में है तो वो केवल और केवल कांग्रेस के कारण है। कितनी अजीब बात है, ट्रैक्टर पर सोफा लगवाकर बैठने वाले लोग किसानों के दर्द समझने का झूठा नाटक करते हैं। वे लोग जिन्हें बाजरे की फसल और गन्ने की फसल में अंतर नहीं पता, वे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश में कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो कुछ लोगों का समूह उसका विरोध करने लगता है। इन तीनों अधिनियमों से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, किसान आजाद होंगे और किसान मजबूत होंगे। आइए चलते हैं कार्यक्रम की अगली खबर की ओर। एक सूरज था तारों के घराने से उठा, एक सूरज था तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। भारतीय राजनीति का एक ऐसा राजनेता जिसे 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का रिकॉर्ड प्राप्त था, एक ऐसा राजनेता जिसे गरीबों, दलितों तथा पिछड़ों का मसीहा कहा जाता था, एक ऐसा राजनेता जिसे भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक होने की संज्ञा प्राप्त थी। भारत के उस राजनेता रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कार्य किया था। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि सरकार किसी की भी बने
रामविलास पासवान तो मंत्री बनेंगे ही। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक अनुभव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से ज्यादा अनुभवी थे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना रामविलास पासवान का कभी पूरा नहीं हो सका। रामविलास पासवान के निधन पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक दिन के लिए आधा झुकाया गया। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत भारत के सभी नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने भी उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए यह बेहद ही नाजुक समय है। आज के समय में रामविलास पासवान का जाना भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आज के समय में रामविलास पासवान के जाने का सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा दुख चिराग पासवान को है, क्योंकि रामविलास पासवान चिराग पासवान के केवल पिता ही नहीं थे, अपितु राजनीतिक गुरु भी थे। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी खबर की ओर। आप सभी गौतम गंभीर को तो जानते ही होंगे। वे पूर्व क्रिकेटर हैं और 2019 में उन्होंने दिल्ली की पूर्वी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजयी हुए थे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम गौतम गंभीर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। चाहे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना कराना हो, चाहे गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई को 40 फीट कम करना हो, चाहे सेक्स वर्कर्स की बच्चियों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी उठानी हो, ये सभी गौतम गंभीर के ऐसे काम हैं जिनके लिए उन्हें भारतीय राजनीति के परिदृश्य से अलग रखा जाएगा। गौतम गंभीर ने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि वह जीबी रोड पर रहने वाली 25 सेक्स वर्कर्स की बेटियों को पढ़ाने की तथा उनके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये निर्णय लेते हुए गौतम गंभीर ने कहा था कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इन सभी बच्चियों को अच्छा स्वास्थ्य तथा अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का पूरा कार्य करूंगा। इसके अलावा गौतम गंभीर ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छता योजना के तहत नए शौचालयों का निर्माण कराया तथा एक प्राइवेट कंपनी से मिलकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना कराई, जिसके लिए देश भर के सामाजिक तथा महिला कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। गौतम गंभीर ने दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज से लगभग 1 साल पहले 4 स्ट्रोमल मशीनों की स्थापना कराई थी और उनका उद्घाटन किया था। यह बताया जाता है कि गौतम गंभीर ने उस समय कहा था कि मैं प्रतिदिन 40 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन 1 साल के भीतर इस लैंडफिल साइट की 40 फीट ऊंचाई कम करके दिखाऊंगा। 1 साल बाद लगभग 11 सितंबर को गौतम गंभीर ने बताया कि इस साइट की 40 फीट ऊंचाई कम हो चुकी है, यानी कि वह कूड़े का ढेर अब 40 फीट नीचे हो चुका है। गौतम गंभीर ने बताया कि वर्तमान में इस साइट पर प्रतिदिन 2400 टन कूड़ा पड़ता है और 2600 टन कूड़ा यहां से साफ कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम कुछ और मशीनें लगाएंगे और मैं दिल्ली वासियों को यह बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों के भीतर यह कूड़े का ढेर दिल्ली की भूमि से साफ कर दिया जाएगा। गौतम गंभीर ने ही लाला लाजपत राय नगर में 20 फीट ऊंचे एयर प्यूरिफायर को लगवाया था, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि इसकी लागत 7 लाख रुपए है और इसे प्रति महीने रखरखाव में 30,000 रुपए खर्च होते हैं, जिसका खर्च लाला लाजपत राय ट्रेडर्स एसोसिएशन उठाता है। गौतम गंभीर ने दावा किया था कि ये एयर प्यूरिफायर एक दिन में 15,000 लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया कराता है तथा एक दिन में 6 लाख क्यूबिक मीटर हवा इसके द्वारा शुद्ध की जाती है। गौतम गंभीर ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे लाला लाजपत राय नगर में लगवाया था। इसके अलावा गौतम गंभीर ने अपने वेतन को सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव के लिए दान भी किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से शमशान घाट शामिल होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के सांसदों और विधायकों से यह निवेदन किया था कि वे कोरोना संक्रमण से भारत के लोगों की रक्षा के लिए अपने वेतन को दान करें, तब प्रधानमंत्री केयर फंड में गौतम गंभीर ने अपने 2 सालों का वेतन दान किया था और उन्होंने अब तक 24 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दान कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निवेदन पर गौतम गंभीर ने जो ये कदम उठाया था, इसकी देश भर में तारीफ आज भी होती है।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।